SQL सर्वर के बारे में। तो SQL सर्वर ऐसे नाम से पता चल रहा है कि दो चीजों से मिलकर बना है। एक है SQL, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज तो एक ये लैंग्वेज है, जैसे सी शार्प एक लैंग्वेज है, जावा एक लैंग्वेज है, वैसे ही एक और लैंग्वेज है जिसे SQL बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज बहुत सारे डाटाबेस में इस्तेमाल होती है, मोस्टली रिलेशनल डाटाबेस में। अभी बताऊंगा कि रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है, लेकिन वैसे भी बहुत सारे डाटाबेस में इसे मान के चलो कि इसे इस्तेमाल किया जाता है। हम जो पढ़ेंगे वो SQL सर्वर एक डाटाबेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं, ओरेकल है, PL SQL भी ओरेकल का पार्ट है, माई SQL है, और मोंगो डीबी है। ऐसे बहुत सारे डाटाबेस हैं। हम जो डाटाबेस पढ़ेंगे वो SQL सर्वर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और जनरली जब एक कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है, और उसने मान लो डिसाइड किया कि फ्रंट आके आगे जो बैकएंड की लैंग्वेज होगी उसे हम सी शार्प और डॉटनेट का इस्तेमाल करेंगे, तो डाटाबेस SQL सर्वर के साथ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी सी शार्प भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, विजुअल स्टूडियो, और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो एक फायदा तो ये है कि दोनों कंपैटिबल ज्यादा होते हैं, कि अगर आप सेम ही कंपनी का प्रोडक्ट है तो आपस में कंपैटिबल ज्यादा होते हैं। कंपैटिबल का मतलब कि दोनों में कनेक्शन इजीली बैठ जाएगा, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी सी शार्प में कि आप इजीली SQL सर्वर से कनेक्ट कर लो। और चीप भी पड़ता है, कि दोनों को एज अ बंडल हम खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सेम ही कंपनी दोनों प्रोडक्ट बेच रही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो इन्हीं सब इसीलिए हम SQL सर्वर पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ही वो भी प्रोडक्ट है डाटाबेस, और माइक्रोसॉफ्ट का ही विजुअल स्टूडियो है, इसलिए। अब ये SQL समझ गए, ये तो एक लैंग्वेज है, जैसे सी शार्प लैंग्वेज है वैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। और ये लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज है एज कंपेयर टू सी शार्प, ये बहुत इजी है। अभी आप जब करोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। और सिंपल, जैसे आप इंग्लिश में जैसे बातें करते हो वैसे ही बातें करनी है हमें डाटाबेस में, वैसे ही कोड लिखना है, और वो सारा काम करेगा। तो ये एज सिंपल एज दैट है। ये मतलब जैसे सी शार्प में तो इतना सारा कोड वोड लिखना पड़ता था, थोड़ा अलग अलग काम करना पड़ता है, इसमें बहुत ईजी है। अब थोड़ा SQL सर्वर के बारे में जानते हैं। ये एक रिलेशनल डाटाबेस है, इसकी एक एक चीज बताऊंगा ऐसे करके कि रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है कि भाई, पहले तो डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस क्या चीज होती है कि आपको जो भी कोई सी भी वेबसाइट देख लो, उसमें जो भी डाटा आ रहा है वो डाटा रोज हमें कैसे दिखता है। ये मतलब कहीं तो हमें उसे स्टोर करना पड़ेगा तभी वो डाटा दिखेगा ना। जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट पे गए, आपने डाला जीन्स पैंट। अब जीन्स पैंट, हजारों जीन्स पैंट होंगी, वो पेज आ जाएगा। लेकिन वो कहाँ से उठ के आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं पड़ा होना चाहिए, कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, तभी वो उठ के आएगा। तो वो जगह जहां पे डाटा स्टोर होता है उसे डाटाबेस कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। सी शार्प में भी हम डाटा स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास कुछ चीजें हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे क्या क्या चीजें हैं वो बता सकते हो? जैसे वेरिएबल हो गए, इंटीजर के अंदर आप इंटीजर स्टोर कर सकते हो। कर सकते डेटा हो या नहीं कर टाइप्स सकते? में, ओवरऑल डेटा टाइप्स में हमारे डेटा स्टोर होते हैं। डाटा टाइप्स में नहीं होते, तो टाइप होता है। हाँ तो डाटा सर उसमें वेरिएबल सारे आ में। जाएंगे ना। हाँ, लेकिन सारे आ जाएंगे, लेकिन आप अगर कोई पूछेगा कि डाटा कहाँ स्टोर होते हैं, तो डाटा टाइप्स में स्टोर नहीं होते। वो तो डाटा टाइप तो वेरिएबल होता है। डाटा मतलब वेरिएबल में स्टोर होते हैं। डाटा टाइप तो उनका वो होता है कि जैसे इंसान, जानवर, ये सब। लेकिन हम करते क्या है, कोई बोलेगा तो हम चलते हैं। ये थोड़ा ना बोलोगे इंसान करते हैं, हम लोग इंसान तो हम हैं। तो डाटा टाइप तो वो हैं, लेकिन स्टोर किस में होता है? वेरिएबल में। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ऐसे ही अगर एक वैल्यू स्टोर करनी है तो वेरिएबल में, और अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो कहाँ पे होता है? एरे में। एरे में, या फिर कलेक्शन में, किसी भी कलेक्शन में, राइट। लिस्ट में भी होता यस। है, स्टैक में भी होता है, हैश टेबल में भी होता है। और वो सब हमने पढ़ा हुआ है कि किसका क्या फायदा है, किसका क्या नुकसान है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन एरे मतलब वो भी कोई दिक्कत नहीं थी कि हम वहीं से स्टोर कर लेते। हम डाटाबेस का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास सी शार्प में स्टोर करने के लिए है चीजें? तो हम डाटाबेस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो छोटी मोटी चीज तो आप
सी शार्प में स्टोर कर सकते हो। लेकिन जब बहुत बड़ा डाटा होगा, जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड स्टोर करने होंगे, तो वो बैकएंड में करोगे तो बैकएंड बहुत हैवी हो जाएगा और फिर आपकी एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाएगी। क्योंकि जो सी शार्प, जावा, ये चीजें हैं, इन्हें डाटा स्टोर करने के लिए नहीं बनाया गया, इन्हें तो लॉजिक लिखने के लिए बनाया गया है कि भाई डाटा ऐसे उठा के यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बना के आगे ले आए हम। तो बैकएंड जिसको बनाया ही नहीं गया है स्टोर करने के लिए, अगर उसमें आप डाटा स्टोर कराओगे तो हो जाएगा, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं होगा। जैसे जिस कमरे में आप रहते हो, आपका बेडरूम होगा एक, उसमें आप कुछ डाटा स्टोर कर सकते हो, जैसे अपने कपड़े स्टोर कर लिए, ये सब कर लिया। लेकिन मैं कहूं कि उसको गोदाम गोदाम बना दूं और उसमें चावल, कुंटल, बहुत सारे कुंटल चावल स्टोर कराऊं, तो वो एक एफिशिएंट वे नहीं होगा, राइट? क्योंकि उसमें आपका बेड रखा होगा, आपका कुछ टेबल चेयर रखी होगी, कोई टेलीविजन भी लगा होगा, अलमीरा होगी, तो वो एफिशिएंट वे नहीं होगा गोदाम बनाने का। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो इसीलिए डाटाबेस आया था कि भाई जहां पे डाटा स्टोर करना है वहां पे डाटाबेस आप करो, और जहां पे क्वेरी वगैरह करके कुछ डाटा लेके आना है किसी फॉर्मेट में, वहां पे बैकएंड का इस्तेमाल करो। और जहां पे डाटा दिखाना है यूजर को कि भाई ये लो, यूआई पे सुंदर सा डिजाइन बना के दिखाना है, वहां पे एचटीएमएल, सीएसएस या फिर फ्रंट एंड का इस्तेमाल करो। क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर। ठीक है, अब इसे रिलेशनल डाटाबेस क्यों कहते हैं? डाटाबेस तो आप समझ गए कि भाई जो भी डाटा स्टोर करेगा, क्योंकि अब ये स्पेसिफिकली डाटा स्टोर करने के लिए बने हैं, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है बैकएंड से। अब रिलेशनल क्यों कहते हैं? रिलेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे जो डाटा स्टोर होता है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ऐसा नहीं होता कि सारा डाटा आप एक जगह जाके स्टोर कर दो। जैसे आप गोदाउन का भी एग्जांपल लो, तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ, जैसे गोदाउन में मान लो अमेजोन का एग्जांपल लो, तो हमें जीन्स भी स्टोर करनी है, पलंग बिस्तर भी स्टोर करना है, और भी जितने आइटम मिलते हैं सब स्टोर करना है। तो हम ऐसा नहीं करते कि एक गोडाउन में उठा के सब फेंक दिया, वरना तो ढूंढ ढूंढ ही नहीं पाएंगे, राइट? तो हम ऐसा ऐसा गोदाम बनाते हैं कि भाई एक तरफ सारी, एक एक तरफ हमने एक कंपनी को दे दिया कि भाई ये तेरा तेरा स्टोर है, यहाँ पे तुझे स्टोर करना है। तो वो अपने स्टोर में भी एक तरफ जीन्स रखेगा, एक तरफ शर्ट रखेगा, एक तरफ कोई दूसरे जो भी उसे सामान होंगे वो रखेगा। तो उसी तरह से रिलेशन डाटाबेस, और उसमें आपस में रिलेशन भी होगा कि भाई जीन्स पैंट तो हो सकता है लिवाइस वाले भी बेचते हो, और हो सकता है कोई दूसरा ब्रांड वाले भी बेचते हो, रेड टेप वाले। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी जीन्स किसकी है, कौन सी कंपनी की है। तो कंपनी और जीन्स में भी एक रिलेशन होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर। ठीक है, थोड़ा अपना दिमाग उस तरह से यूज करना कि अमेजोन की वेबसाइट सोच के कि अगर आपको बनाना हो ये पूरी वेबसाइट तो आप कैसे करोगे। तो अगर रिलेशन नहीं होगा तो भाई पता नहीं चल पाएगा ना कि कौन सी आप लिवाइस की पैंट है, कौन से स्टोर की पैंट है। तो इसलिए रिलेशन भी होना चाहिए। तो हमारे जो सीक्वल सर्वर डाटा है वो रिलेशनल डाटाबेस है। टेबल्स, जो भी डाटा का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में रिलेशन बना होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। और जितना भी डाटा होगा वो एक टेबुलर स्ट्रक्चर में सेव होता है। टेबुलर स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा है, मैट्रिक्स आपने मैथमेटिक्स से लिए 11 12th क्लास में? नो सर। ओके, तो ठीक है, एक मैट टेबल आपने एक्सेल एक्सेल का भी यूज किया है। यस सर। हाँ, तो एक्सेल में देखो, जो एक्सेल है ये बेसिकली एक टेबल ही है। ये देखो पूरी, इधर है ये, इसे बोलते हैं एक रो, ये भी एक रो है, ये भी एक रो है, और ये एक कॉलम है। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, ऐसे ये सारे कॉलम है। तो जो भी डाटा भी सेव होगा डाटाबेस में भी, वो भी एक टेबुलर फॉर्म में होता है। टेबुलर फॉर्म का मतलब ऐसे ही कि भाई ऊपर कॉलम होंगे। कॉलम कैसे होंगे? जैसे एम्प्लॉय का डाटा सेव करना है, तो ऊपर एक कॉलम का नाम होगा आईडी, फिर एक का नाम होगा नेम, एक का नाम होगा सैलरी, एक का नाम होगा सिटी। ऐसे जितने कॉलम बनाने उतने कॉलम बना लो। अब डाटा आएगा रो में कि भाई आईडी, पहली फर्स्ट आईडी में नाम है राशि, सैलरी है 50,000, सिटी है जो भी है आपकी, जयपुर मान लो। ये ऐसे ही सेकंड डाटा क्या है? श्रीकांत, सैलरी है 30,000, और सिटी है दिल्ली।
तो इस तरह से डाटा सेव होगा कि सारा डाटा क्या आएगा, रो, ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। तो कॉलम बताता है कि किस तरह का डाटा है। जैसे कॉलम एक आईडी का कॉलम है तो इसमें आईडी की वैल्यू डालोगे, नेम का कॉलम है उसमें नेम की वैल्यू डालोगे, सैलरी का कॉलम है उसमें सैलरी की वैल्यू डालोगे, सिटी का कॉलम है उसमें सिटी की वैल्यू डालोगे। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। तो इस तरह का ही डाटा सेव होता है। तो डाटा किस में सेव होगा, टेबुलर स्ट्रक्चर में। अब टेबुलर स्ट्रक्चर उसे बोलते क्या है, टेबल्स। टेबल्स में डाटा सेव होता है। और टेबल्स अपने आप में क्या है, एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस चीज का कलेक्शन है, बताओ किस चीज का कलेक्शन होगा ये? एक रो, फिर दो रोज एंड रो, कॉलम्स का। करेक्ट, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कैसे पता लगा आपको, आपने कहीं पढ़ा है ये? नहीं सर, जस्ट आपने भी बताया तो इस अकॉर्डिंग आइडिया लगा लिया। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही, मतलब ये तो बहुत सही दिमाग लगाया आपने फिर। तो ये रोज और कॉलम्स का, कि भाई एक रोज, दो रोज, और कॉलम भी आ रहे हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार, जितने कॉलम आपको डालने हैं। तो इसीलिए टेबल जो भी होंगी वो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगी। अब वो रिलेशनल कैसा है कि जैसे इंप्लॉय हो गया, ये इंप्लॉय का डाटा हो गया। अब मान लो एक डिपार्टमेंट टेबल बनाई, तो उसमें क्या होगा, डिपार्टमेंट आईडी होगी, कॉलम का नाम, एक डिपार्टमेंट आईडी होगी, और एक डिपार्टमेंट नेम होगा। अब यहाँ पे एक आईडी में हो गया एचआर, मान लो यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम क्या है, एचआर डिपार्टमेंट। यहाँ पे क्या है, आईटी डिपार्टमेंट। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब हर इंप्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट से लिंक करता होगा ना। कैसे पता लगेगा राशि कौन से डिपार्टमेंट में रहती है, कि राशि कौन से डिपार्टमेंट में है? तो उसके लिए एक और टेबल बनती है, इसे बोलेंगे इंप्लॉय डिपार्टमेंट टेबल। क्योंकि हमें रिलेशन बनाना है ना, कि भाई ये तो दो अलग अलग टेबल हैं, अब दोनों का रिलेशन कैसे बने। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंप्लॉय आईडी, पहले तो इस खुद की टेबल की आईडी, फिर इंप्लॉय आईडी, और फिर डिपार्टमेंट आईडी। अब यहां पे कैसे डाटा डालेंगे, एक तो खुद की आईडी टेबल की 1 हो जाएगी, इंप्लॉय आईडी मतलब राशि की आईडी क्या है, 1 है, तो इंप्लॉय आईडी 1, और उसका डिपार्टमेंट क्या है, मान लो आईटी से बिलोंग करती है राशि, तो डिपार्टमेंट क्या है, 2। तो तीसरी टेबल में ऐसे डाटा आ जाएगा। तो इस टेबल ने क्या बना दिया, रिलेशन बना दिया इंप्लॉय और डिपार्टमेंट में। तो अब कोई भी इस टेबल को देखेगा, कि देखेगा भाई इंप्लॉय क्या है, 1 है, तो जाके चेक करेगा इसमें पहला इंप्लॉय आईडी किसका है, राशि का है। देखेगा डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 2 है, जाके चेक करेगा डिपार्टमेंट आईडी 2 कौन सा है, डिपार्टमेंट नेम है। तो उसे पता चल जाएगा राशि आईटी में काम करती है। ऐसे ही श्रीकांत अगर एचआर में करता होगा, तो यहाँ पे आएगा आईडी 2, इंप्लॉय आईडी 2, और डिपार्टमेंट आईडी 1। तो आप चेक करोगे इंप्लॉय आईडी कौन सी है, श्रीकांत की है। डिपार्टमेंट आईडी क्या है, आईटी, सॉरी फर्स्ट, फर्स्ट मतलब एचआर। तो इस टेबल ने, इसने क्या बना दिया, पूरा रिलेशन बना दिया एक इंप्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल में। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आ गई सर। सर इसमें ना अपन ने जो डिपार्टमेंट टेबल में आईडी लिए 1 और 2, ये हाँ, तो नॉर्मली अपन अपने सीक्वेंस में ही लिए ना, अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी, बाकी एम्प्लॉयमेंट आईडी ऊपर देख कर लिए। करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये अपनी टेबल की, हर टेबल को की एक खुद की आईडी भी होती है। हर ओके। टेबल की एक खुद की, जैसे इस टेबल की खुद की आईडी क्या है, ये है, इस टेबल की आईडी क्या है, ये है। अब यहाँ पे तो इसको दूसरे की आईडी चाहिए थी, पर इसकी अपनी खुद की आईडी भी तो होगी, तो वो हाँ खुद की हाँ। आईडी है। तो वो सीक्वेंस के लिए फायदे रहता है ना, कि जब आप सीक्वेंस में कोई चीज डालो तो उसे निकालने में भी आसानी होगी। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? यस सर। ठीक है, तो फिर बस अब चलते हैं सीधा, कोड देखते हैं कैसा होता है, और थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं। थ्योरी इतनी ही है, इतना बेसिक आप समझा दोगे इंटरव्यू में तो खुश हो जाएंगे वो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है, और सीक्वल सर्वर डाउनलोड पे क्लिक करना है। पहला ही माइक्रोसॉफ्ट का आ जाएगा। यहां से आपको कौन सा वाला डाउनलोड करना है, ऑन प्रेमिसेस वाला। ये क्या है, एज्योर, एज्योर क्लाउड होता है। क्लाउड पे आपको चाहिए तो ये वाला करो, ये भी एज पे चाहिए तो वाला करो, हमें ये दोनों नहीं चाहिए।
हमें ऑन प्रेमिसेस मतलब कि आपका सर्वर आपके खुद के ही लैपटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। तो यहां से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे और फिर नेक्स्ट 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 करके डाउनलोड कर लोगे। कहीं पे दिक्कत आएगी तो मुझे मैसेज डाल दोगे कि ये मुझे समझना है, और आप बता दो मुझे ना, तो मैं वो बता दूंगा। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं कहाँ पे आता है डाल देना ये सब वैल्यू, और फिर डाउनलोड हो करने देगा आपको। फ्री है ये, मतलब कोई पैसे वैसे नहीं लेंगे इसके। ओ, ये वाला यहां से करने की जगह ये यहां से करना, लिखा है डाउनलोड अ फ्री स्पेशलाइज्ड एडिशन। तो डेवलपर वर्जन डाउनलोड कर लेना, कोई सा भी वर्जन कर लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, पर डेवलपर वर्जन कर लो। फुल फीचर फ्री एडिशन लाइसेंस यूज फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्ट डाटाबेस इन अ नॉन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो ये वाला आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया। अब इस पर डबल क्लिक क्लिक करते जाओगे तो आगे आगे बढ़ता जाएगा, और पूरा इंस्टॉल कर लेना इसे। अब सिर्फ इसे ही डाउनलोड करने से काम नहीं चलेगा, एक और चीज होगी। जैसे एक तो डाउनलोड करना होता है माइक्रोसॉफ्ट का .NET, अब एक डाउनलोड करना होता था विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे जो स्टूडियो होता है वो SSMS बोलते हैं उसे। SSMS मतलब सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसके ऊपर कोड लिखोगे आप। तो SSMS डाउनलोड पे गए आप, पहला लिंक आ जाएगा, बोलेगा डाउनलोड सीक्वल सर्वर करना है, आप कहोगे नहीं वो तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। हमें SSMS डाउनलोड करना है, तो यहां पे जाके डाउनलोड SSMS पे क्लिक कर देना, और वो एक जैसे विजुअल स्टूडियो है वैसे ही सीक्वल सर्वर का स्टूडियो डाउनलोड कर लेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना। कर लोगे या कोई दिक्कत है? नहीं सर, हो जाएगा। यहां से भी कर सकते हो, ये देखो ये रहा डाउनलोड सीक्वल सर्वर ये। अब जैसे ही डाउनलोड कर लोगे तो इस तरह से SSMS टाइप करोगे तो ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा आपके पास। डबल क्लिक करो इसे, तो अब ये एक सर्वर है बेसिकली, इस सर्वर पे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये सर्वर किसी दूसरी मशीन पे नहीं है, आपकी खुद की मशीन पे ही है। ये देखो, अब वो किया तो पहले वो सर्वर का टाइप पूछेगा, कौन सा टाइप का सर्वर बनाना चाहते हो। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के सर्वर होते हैं। हमें डाटाबेस बनाना है तो डाटाबेस वाला लेना है। एनालिसिस, रिपोर्टिंग, इंटीग्रेशन, ये सब रिपोर्टिंग या और किसी काम के लिए आते हैं। हमें बाकी और कोई काम नहीं सीखना, क्योंकि वो दूसरी फील्ड है। अगर आपको डाटाबेस के अंदर ही एक्सपर्टाइज करनी है तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। हमें फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो जिसे डाटाबेस के बारे में पता हो, तो इसलिए हम डाटाबेस इंजन लेंगे। सर्वर नेम, अगर आपका सर्वर कहीं और इंस्टॉल होता, मान लो किसी दूसरी मशीन में इंस्टॉल होता, तो यहां पे उस मशीन का IP एड्रेस डालते या फिर होस्ट नेम डालते। IP एड्रेस पता है ना कैसे निकालते हैं किसी मशीन का? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, IP कॉन्फ़िग ऐसे एंटर करोगे तो IP एड्रेस आ जाएगा। तो मेरी मशीन का IP एड्रेस ये है, तो आप भी अपनी मशीन का IP एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन क्योंकि हमने खुद की मशीन ही खुद का ही मशीन में इंस्टॉल किया है, तो लोकल होस्ट भी डाल दोगे तो उसका मतलब वो समझता है कि मेरा ही IP एड्रेस ले रहा है। चाहे लोकल होस्ट डालो चाहे डॉट डालो, सिर्फ डॉट, तभी भी वो लोकल होस्ट मतलब खुद की मशीन का IP एड्रेस ले लेगा। या फिर लोकल होस्ट डाल दो या फिर अपना IP एड्रेस डाल दो तो भी सेम ही काम करेगा। तो ये सर्वर हो गया। अगर दूसरे किसी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉल होगा तो उसका IP एड्रेस डालना पड़ेगा, और मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपको एक्सेसिबल भी है। अगर आप एक्सेस ही नहीं कर सकते तो आप यूज नहीं कर पाओगे। तो वहां पे जाके आपको एक्सेस देना पड़ेगा, फिर आप उसका IP एड्रेस डालोगे। लेकिन हमारा क्योंकि अपनी ही मशीन में है, तो लोकल होस्ट डालो, इसका मतलब मेरी खुद की मशीन होता है। या डॉट डालो या फिर अपनी मशीन का IP एड्रेस डालो, एक ही बात है। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। अब होता है ऑथेंटिकेशन, किस तरह का। जैसे हर सर्वर को एक्सेस करने से पहले, जैसे फेसबुक को एक्सेस करने से पहले यूजर नेम पासवर्ड होता है ना, वैसे यहाँ पे भी यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है आपको। तो अगर आप दो तरह के मेन होते हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन बाकी भी समझने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो है विंडो ऑथेंटिकेशन। जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करोगे तो वो पूछता है कि आपको विंडो ऑथेंटिकेशन रखना है या सीक्वल सर्वर।
तो हम विंडो ऑथेंटिकेशन रख लेते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि भाई जो बंदा मेरी लैपटॉप ऑन है, अगर मेरा लैपटॉप ऑन है, विंडो क्या होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन है तो आप कनेक्ट कर पाओगे। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन है मतलब वो तो ऑन हो गई तभी आप खोल पा रहे हो, तो आपको फिर अलग से यूजर नेम पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने वहां पे कोई और ऑथेंटिकेशन सेट कर रखा हो, या फिर बाद में आप एक और यूजर बना लो, तो वहां पे उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आपने सेट किया होगा वो देना पड़ेगा, और जो ऑथेंटिकेशन का टाइप चूज करना पड़ेगा वो सिक्वल सर्वर ऑथेंटिकेशन चूज करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपने यस विंडो सर। ऑथेंटिकेशन यूज किया है तो कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि जो बंदा मेरा विंडो एक्सेस कर पाए, विंडो कौन कर पाएगा, जो भी आपका कंप्यूटर में लॉगिन करेगा वो मेरे सर्वर से कनेक्ट कर ले। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। अब ये सर्वर चलता कैसे है, एक सर्विस होती है उसके बेसिस पे देखना, यहां पे सर्विसेज टाइप करो, सर्विसेज, तो ये विंडो सर्विसेज होती हैं आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर के लिए। जैसे आपका कंप्यूटर सब कुछ काम इतना बढ़िया से कैसे करता है, ऐसा कोई जादू नहीं होता, बिहाइंड द सीन सारी चीजें चलती रहती हैं। तो कुछ देखो, कुछ चीजें रनिंग है यहाँ पे, तो आपका देखो एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन ये सब रनिंग है, मतलब ये पीछे आपको दिखता नहीं है, लेकिन पीछे आपके ये सब काम चलता रहता है। वैसे ही सिक्वल सर्वर को रन करने के लिए एक सर्विस ऑटोमेटिकली पीछे चलती रहती है, उसका नाम है सिक्वल सर्वर। ये वाली सर्विस ये रनिंग मोड में होना जरूरी है, अगर रनिंग मोड में नहीं होगी तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे अभी मैं इसे स्टॉप कर देता हूं फिलहाल के लिए, सिक्वल सर्वर वाली याद रखना, स्टॉप कर दिया मैंने। अब देखो कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, अब वो एरर देगा, कहेगा भाई सर्विस रन नहीं हो रही, मैं चल नहीं पाऊंगा, पहले बता रहा हूं। थोड़ी देर कोशिश करेगा कि चलो मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर जब नहीं मिलेगी तो एरर दे देगा। तो कभी आपको भी इस तरह की एरर आए तो आपको जाके चेक करना है कि आपकी सर्विस वगैरह चल भी रही है नहीं चल रही। ये देखो एरर दे दी, कह रहा है एक नेटवर्क रिलेटेड और इंटरनेट इंस्टेंस स्पेसिफिक एरर स्टेबलाइज अ कनेक्शन टू सिक्वल सर्वर, द सर्वर वाज नॉट फाउंड और एक्सेसिबल। कह रहा है भाई जो सर्विस इसे रन करेगी वाला सर्वर मुझे मिल नहीं पा रहा। तो इस तरह की जब भी कोई एरर आए तो समझ जाओ सबसे पहले जाके क्या चेक करना है, सर्विसेज में जाके ये सर्विस चेक करो रन भी हो रही है नहीं हो रही, नहीं होगी तो एरर आएगी, तो इसे रन कर दो। स्टार्ट हो गई, अब रन हो गई, अब कोई एरर नहीं आएगी, अब कनेक्ट करोगे तो मस्त कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो, क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, तो जैसे वहां पे राइट राइट साइड में वो सब आता था सॉल्यूशन एक्सप्लोरर वगैरह, वैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में उठा के आप कहीं और भी लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है लगाने की, जहां पे आ रहा है वहीं पे रहने दो। ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है ये कनेक्ट है, इस पे क्लिक करोगे डाटाबेस इंजन, तो दोबारा से वही कनेक्शन वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो कोई दूसरा भी ऐड करना चाहो तो दूसरा कनेक्शन भी कर सकते हो, तो दो दो सर्वर ऐड हो जाएंगे। फिलहाल हमें एक ही रखना है, तो ये कनेक्ट करने का है, ये डिस्कनेक्ट करने का, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये देखो डिस्कनेक्ट हो गया। अब दोबारा से कनेक्ट करो तो दोबारा से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। ये सर रिफ्रेश इसमें जो कनेक्ट ऑप्शन में जाके अपन इसको कनेक्ट कर रहे थे, तो मतलब उसमें अगर किसी और का आईपी एड्रेस डालेंगे तो अपना चल रहा है जो चल रहा है फिर नीचे किसी और वाले का भी चल जाएगा। करेक्ट करेक्ट, तो एक आपका जैसे अपने प्रोजेक्ट सॉल्यूशन में नहीं था कि दो प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, हाँ सर। वैसे यहाँ पे भी अपना आपका भी चलेगा दूसरे का भी चल जाएगा। ओके। ठीक, तो ये बस कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट है, चाहे यहां से क्लिक कर दो चाहे यहाँ पे जाके यहाँ से क्लिक करो, एक ही बात है। अब इसमें क्या क्या आता है, डाटाबेस, कि भाई कौन कौन से डाटाबेस आपने बना रखे हैं। तो शुरू में आपके में तो ये सब कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मैंने बनाए हैं ना अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, आपने बनाए नहीं है, तो आपके में खाली रहेगा। सिर्फ सिस्टम डाटाबेस होंगे, ये सिस्टम बनाता है हम अपने लिए, अपने इस्तेमाल करने के लिए। सिस्टम मतलब सीक्वल सर्वर अपने आप बना देता है, आपके पास आपके वाले नहीं होंगे। ये स्नैपशॉट होता है, डाटाबेस स्नैपशॉट, ये भी सिस्टम अपने कुछ इस्तेमाल करने के लिए बनाता है। फिलहाल इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर आपको यूज करना होगा तब आप बनाओगे, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी।
बाकी नीचे आपको सबसे पहले एक डाटाबेस बनाना होगा। ये बाकी की चीजें क्या है वो जब 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 हम वहां पे पहुंचेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं कि एक डाटाबेस बनाना है हमें, क्योंकि बिना डाटाबेस, वही वाली बात हो गई ना कि डिवाइस को एक अपना डाटाबेस देना पड़ेगा, एक स्टोर देना पड़ेगा, सबको अपना अलग अलग स्टोर देना पड़ेगा। अगर सबका एक ही स्टोर में दे दिया तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सी पैंट किसकी है। तो इसीलिए आपको अपना सबसे पहले एक डाटाबेस बनाना है कि इसके अंदर मैं डाटा रखूंगी। ऐसा नहीं कि आई ये वाला भी डाटाबेस सेम, ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम, सबको सेम नहीं करना। एक अपना डाटाबेस बनाना है, जैसे हम वहां पे एक सॉल्यूशन बनाते थे। तो डाटाबेस बनाने के दो तरीके हैं, एक तो राइट क्लिक करके न्यू डाटाबेस पे क्लिक करो और यहाँ पे डाटाबेस का नाम रखो, ओके कर दो, डाटाबेस बन जाएगा। वो बताएगा कितने साइज का बनेगा, ये सब साइज होगा उस डाटाबेस का। पर ये अच्छा तरीका नहीं है, हम तो कोडर हैं। ये तो उनके लिए जिसे कोडिंग वगैरह नहीं आती वो राइट क्लिक वगैरह करके बना ले। बट माइक्रोसॉफ्ट ने दोनों तरीके दे रखे हैं कि आप चाहे कोड से बनाओ, चाहे ऐसे राइट क्लिक वगैरह करके बना लो। हर चीज जो हम कोड से करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है कि ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम कोड से करेंगे। तो कोड से करने के लिए डाटाबेस पे जाओ और ऊपर एक न्यू क्वेरी आएगी, उस पर क्लिक करो। न्यू क्वेरी आ गई, अब यहां पे आप अपना कोड लिखोगे। हम क्या कर रहे हैं, पहले कमेंट कर देते हैं कि क्या कर रहे हैं। वहां पे कमेंट ऐसे करते थे, यहां पे ऐसे करेंगे। कमेंट का मतलब वही होता है कि भाई जो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्रिएट डाटाबेस कर रहे हैं। अब कमांड देखना कितनी सिंपल कमांड, जैसे सिंपल इंग्लिश होती है ना, हम बोल रहे हैं क्रिएट, चाहे कैपिटल लिखो चाहे स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीक्वल सर्वर केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। कि सीक्वल सर्वर में छोटा और बड़ा एक ही मतलब होता है। चाहे डाटाबेस को ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीक्वल सर्वर केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस। लेकिन सी शार्प क्या केस इनसेंसिटिव है या नहीं है? नहीं, ऐसा क्या सेंसिटिव लैंग्वेज है वो? करेक्ट, क्योंकि अगर उसमें हमने क्लास का नाम बड़े लेटर में सब बड़ा बड़ा लिख दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि भाई वो इस तरह से नहीं लिखा होता, उसे पर्टिकुलर जिस जिस भी केस में लिखा है उसी केस में लिखना होता है। तो देखो कितनी आसान कमांड है, क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम लिख दो। जैसे हमारा क्या है, आईटी, कौन सा बैच है हमारा, कब शुरू हुआ था? सितंबर में। चलो, सितंबर में हुआ होगा जहां तक मुझे याद है। नहीं, वैसे अगस्त में हुआ था शायद ना। कब हुआ था हमारा बैच शुरू, याद है आपको? बोलो। ओ, हमारा जुलाई में शुरू हुआ था बैच। जुलाई के मिड में शुरू हुआ होगा हमारा, जुलाई 2024। तो अपने डाटाबेस का कुछ भी नाम दे सकते हो, तो आपके हाथ में है। पर मैंने दे दिया आईटी एक्सपर्ट्स एरा जुलाई 2024, जिससे आपका पता चलता रहे कि आपका डाटाबेस है ना, कि आप नए बैच में ज्वाइन किया तो आपके वाले डाटाबेस है। अब एक एक सिंटेक्स से इसे लगाओ चाहे ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादातर हम यूज कर लेते हैं, कोई भी चीज क्रिएट करने से पहले उसके आगे डीबीओ लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नहीं लगेगा, आगे लगेगा भी, टेबल वगैरह क्रिएट करने से पहले। एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद कमांड को सेलेक्ट करो, जो भी आपकी कमांड है, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो, या फिर शॉर्टकट देखो यहाँ पे आ रहा है F5, F5 भी क्लिक कर सकते हो। तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, नीचे आ जाएगा कि कमांड एग्जीक्यूट हो गई, और यहाँ पे आपको आपका डाटाबेस दिख जाएगा। क्या आपको आपका डाटाबेस दिख रहा है? यस सर। कहाँ पे दिख रहा है बताओ, कौन से नंबर पे है? सर एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा नेट खत्म हो गया था, मैं थर्ड नंबर पे था, अपन डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे। हाँ, नहीं तो वही है, क्रिएट करने में क्या होता है, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम लिखो और सेलेक्ट करो, और फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। या तो एग्जीक्यूट पे क्लिक करो या फिर F5 प्रेस कर दो, तो आपकी कमांड यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा कि आपकी कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई। और जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे एक आपका डाटाबेस बन जाएगा। कि आपको डाटाबेस अपना दिखा कहाँ पे बना, ये वाला डाटाबेस जो आपने नाम लिखा है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं दिखा। करेक्ट, अभी तक तो नहीं दिख रहा, तो दिखाने के लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करना पड़ेगा।
जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब आपका डाटाबेस आ जाना चाहिए। बताओ आ रहा है? हाँ सर। कौन से नंबर पे है, किसके नीचे है, किसके ऊपर है? सर आईटी एक्सपर्ट एरा फैब के नीचे है। करेक्ट, ये हमारा डाटाबेस है। अब ये डाटाबेस आपका बन गया, आप चेक करो डाटाबेस को खोल के देखो तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। मैंने कहा था डाटाबेस डायग्राम होता है, ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था सब कुछ टेबल की फॉर्म में होगा, तो टेबल को खोलो तो ये सारी टेबल्स होंगी। अभी आपके पास आपने तो कोई टेबल बनाई नहीं है, तो अभी ये जो सिस्टम टेबल्स होंगी कुछ सब खाली पड़ा हुआ है। देखो ये देखो सारी टेबल्स ऐसे खाली खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई टेबल बनाई ही नहीं है आपने। लेकिन उसने फोल्डर बना दिया है कि जो भी टेबल बनाओगे उसे अपने हिसाब से फोल्डर में डाल देगा वो। और व्यू ये सब भी इसी के अंदर आते हैं, वो जब पहुंचेंगे वहां पे तो बताएंगे। सबसे पहले टेबल्स के बारे में जानते हैं। टेबल्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, डाटाबेस के अंदर बनाना है टेबल, तो जिस भी डाटाबेस के अंदर बनाना है टेबल पे राइट क्लिक करो, न्यू टेबल, फिर यहां पे वो टेबल आप बना सकते हो। लेकिन हम तो प्रोग्रामर हैं तो हम कोड से बनाएंगे। कोड से कैसे बनाते हैं, यहां पे आ जाओ। अब बनाने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप इसी डाटाबेस के अंदर बना रहे हो। वो कैसे मेक श्योर करोगे, अभी जो भी यहां पे एग्जीक्यूट होगा वो यहां पे जो डाटाबेस सेलेक्ट है उसमें चलेगा। अभी आप कुछ भी कोड लिखोगे तो वो मास्टर नाम के डाटाबेस में चलेगा, आपके डाटाबेस में नहीं चलेगा। तो अगर आपको अपने डाटाबेस में कमांड चलानी है तो या तो ऊपर से ड्रॉप डाउन चेंज कर लो, अपना डाटाबेस सेलेक्ट कर लो, या फिर कमांड से भी कर सकते हो। इसे बोलते हैं यूज डाटाबेस। तो आप क्या करो, कमांड का नाम है यूज आईटी एक्सपर्ट सारा जुलाई, और इसे सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दो। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा यहां पे आपका डाटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। समझ में आई ये बात, कैसे आपको अपना डाटाबेस सेलेक्ट करना है, यस सर। ताकि जो भी अब आप काम करो वो आपके डाटाबेस में चले। अब हमें एक टेबल बनानी है कि जिससे हम उस टेबल में डाटा वाटा डाल सकें, तो क्रिएट टेबल कर रहे हैं। ये कमेंटेड कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये तो आपको पता ही है, जैसे वहां पे भी नहीं होता था वैसे यहां पे भी नहीं यस होता। सर। तो थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलो, क्रिएट टेबल क्या है, ये भी बड़ा सिंटैक्स बड़ा सिंपल है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल के नाम के साथ डीबीओ भी लगा देंगे। डीबीओ की फुल फॉर्म होती है डाटाबेस ऑब्जेक्ट। ये एक सिंटैक्स है, नहीं भी लगाओगे तो काम चलेगा, बट लगा देना चाहिए। फिर डीबीओ डॉट, अब अपनी टेबल का नाम लिखो। तो मैं अपनी टेबल इंप्लॉइज नाम की बना रहा हूं, उसके अंदर सारे इंप्लॉय की इंफॉर्मेशन रखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन क्लोज करो, नॉर्मल ब्रैकेट। सी शार्प में ज्यादातर कौन से ब्रैकेट यूज करते थे हम, मेथड बनाते वक्त या क्लास बनाते वक्त? कर ली। कर्ली ब्रैकेट, बट यहां पे नॉर्मल ब्रैकेट यूज करना है। अब आईडी, जो भी कॉलम का नाम बताना है, मैंने बताया आईडी किस टाइप का कॉलम है, तो इंटीजर टाइप का बना रहा हूं, यहां पे इंट। अब फिलहाल के लिए इतना ही, आईडी इंट, नीचे आ जाओ। अब सेकंड कॉलम बनाया मैंने नेम, ये किसके टाइप का होगा, नेम इंटीजर टाइप का होता है स्ट्रिंग टाइप का? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे वेरचर होता है और बताना पड़ता है कि भाई कितना साइज की स्ट्रिंग लोगे। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं 300, क्योंकि मुझे लगता है 300 से बड़ा नाम तो नहीं होगा। किसी भी इंप्लॉय का नाम ज्यादा से ज्यादा 300 करेक्टर का हो सकता है। क्या 300 से बड़ा करेक्टर का कोई नाम हो सकता है? नहीं, एक का हो सकता है। चलिए वैरचर किस अकॉर्डिंग लिया, मतलब अपन ने जैसे अपना नेम तो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है तो अपन स्ट्रिंग ही ले सकते हैं क्या यहाँ ये पे? ये नाम है, स्ट्रिंग नहीं ले सकते यहाँ, जैसे वहां पे डाटा टाइप स्ट्रिंग होता है वैसे यहाँ पे डाटा टाइप वेरचर होता है। अच्छा, स्ट्रिंग का डेटा टाइप यहाँ पे वैरचर होता है। वेरचर है, करेक्ट। तो हमने वेरचर लिया, वो नहीं लिया। उसका नाम वहां पे क्या होता है, आगे डाटा टाइप आता है फिर वेरिएबल का नाम आता है। यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम आता है फिर डाटा टाइप आता है।
क्लियर है? यस। और आपको बनाते वक्त बताना पड़ेगा भाई कितना साइज का बनाना है, तो आप अपना दिमाग लगा के थोड़ा कर सकते हो कि एक नाम किसी का ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा हो सकता है। तो एक 300, कई सारी कंपनीज इसको स्टैंडर्ड मानती हैं कि 300 से बड़ा नाम तो नहीं होगा। एक बंदे का हो सकता है, बताओ किसका हो सकता है 300 से बड़ा नाम? आई नहीं डोंट पता? नो। धमाल मूवी तुमने देखी है? धमाल मूवी, हाँ सर। उसमें कार में एक बंदा बैठ के बताता है वेणुगोपाल राव अय्यर, हाँ। याद है? हाँ सर। हाँ, तो उसका कितना बड़ा नाम होता है? तो उसका नाम हो सकता है, हमारे वाले में ना कैच कर पाए हम, लेकिन उसके अलावा और किसी का नाम इतना बड़ा नहीं होता। तो हमें उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बाकी नाम हम कैप्चर कर लेंगे 300 के अंदर। अच्छा, जहां पे आपको कंफ्यूजन हो कि भाई इसमें तो आ, आएगा ही नहीं, मतलब कुछ बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है, वैसे नाम तो किसी का नहीं होगा इससे बड़ा, तो वहां पे आप मैक्स भी लगा सकते हो। मैक्स का मतलब होता है जितनी भी कैपेबिलिटी है उतना कैरेक्टर ले ले तो अपने अंदर, लेकिन जितना ज्यादा रखोगे उतनी ज्यादा मेमोरी यूज करेगा, तो इसीलिए 300 एक स्टैंडर्ड होता है कई सारी कंपनी में, वहां पे आप लगा सकते हो 300। तीसरा क्या है भाई? सिटी, की कौन सी सिटी में रहता है ये भी वैरकैर है, इसका नाम भी 300 रख लेते हैं। और फिर क्या है? सैलरी। सैलरी क्या है? डेसिमल में भी हो सकती है, लेकिन हम इंटीजर ले रहे हैं अभी के लिए, आसानी के लिए। बन गई टेबल। पर कोई भी चीज खाली बना के छोड़ दोगे तो ये ऑटोमेटिकली नहीं चलती काम, आपको रन करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया आपने, एग्जीक्यूट। अगर आपने बिना सेलेक्ट किए एग्जीक्यूट कर दिया तो इस पेज पे जो कुछ है सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर एरर आ जाएगी। जैसे डाटाबेस तो बन चुका है ना, अगर इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखो एरर आ गई। कहेगा भाई ऑलरेडी एक डाटाबेस बन चुका है, दोबारा से सेम नाम से कैसे डाटाबेस बनाऊं मैं? ये देखो कह रहा है डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जोन सी भी कमांड चलानी है उसे सेलेक्ट करो और फिर चलाओ। तो हमें टेबल वाली कमांड चलानी है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गई। लेकिन यहां पे कोई टेबल आपको दिखी? नो सर। बोलो। नो नहीं। सर। इंप्लॉइज नाम की दिखनी चाहिए थी, नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्रेश। रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश कर दिया, एक टेबल आपकी इंप्लॉय नाम की आ गई। आ गई या नहीं आ गई? आ गई। अब इसे खोल के देखेंगे तो इसके अंदर कॉलम्स हैं। कॉलम्स जो जो आपने बनाए हैं, इंट नल। नल का मतलब है भाई इसके अंदर नल वैल्यू भी डाल सकते हो। नल मतलब होता है कुछ भी नहीं। नेम के नेम सिटी ये सब आ गया। अब कीज, कीज वगैरह जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, अभी के लिए खाली कॉलम समझो कि टेबल उसके अंदर कॉलम पड़े हैं, पर डाटा अभी कुछ नहीं डाला हमने। अभी खाली स्ट्रक्चर बनाया है पर डाटा नहीं डाला। तो अगर चेक करना हो कि मेरी टेबल के अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है, तो किसके थ्रू होता है? सेलेक्ट कमांड के थ्रू। कि मुझे चेक करना है मेरी टेबल के अंदर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, तो सेलेक्ट कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंटैक्स क्या है? सेलेक्ट कॉलम के नेम। कॉलम के नेम क्या है? आईडी, नेम, सिटी, सैलरी। चाहे तो ऐसे लिखो, लेकिन अगर आपको, या फिर तीन लिखोगे तो खाली तीन आएंगे, दो लिखोगे तो खाली दो आएंगे। अगर आपको सारे लिखने हैं तो ये सब टाइप करने की जगह एस्ट्रिक लगा दो। एस्ट्रिक स्टार, इसका मतलब है सारे कॉलम आ जा भाई। फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज नाम की टेबल है, और इसे रन करोगे तो आईडी, नेम, सिटी, सैलरी आ गया। एस्ट्रिक का मतलब क्या है? सारे कॉलम आ जाओ। अगर आपको दो ही कॉलम देखने होते तो आईडी नेम खाली देखना होता, तो उनका नाम लिख देते, तो आईडी और नेम दिख रहे हैं खाली। लेकिन हमें सारे देखने थे, तो हमने सेलेक्ट, जो जो कॉलम आपको देखने हैं वो कहां से देखने हैं? फ्रॉम टेबल का नाम। तो जैसे ये चलाएंगे सारे कॉलम आ जाएंगे, पर डाटा बीन के अंदर क्या पड़ा है? बड़ा है नल बटे सन्नाटा, कुछ नहीं पड़ा। क्लियर है? कोई डाउट है? क्लियर है। चलो जी, अब अगली कमांड पे आते हैं। अब डाटा डालते हैं, देखते हैं कि भाई डाटा डाल के कैसे होगा।
अच्छा, कमेंट मैं लिख रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपको हर बार कमेंट लिखना है, ये मैं भाली आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। इंसर्ट करते हैं, चलो। डाटा कैसे डालते हैं, इसकी भी एक बड़ी सिंपल सी कमांड है। देखो बता दो रहा हूं मैं, ये जैसे शीर्षक थोड़ी सी मुश्किल थी, तो बहुत आसान है। ये तो देखो, सेलेक्ट भाई, जो जो कॉलम चाहिए तेरे को वो ले ले, सब चाहिए तो एस्ट्रिक ले लो, फ्रॉम डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज, जो भी टेबल का नाम है वो। सिंपल लग रहा है, नहीं लग रहा? यस सर। ठीक है। बट अब मुझे इंसर्ट, ऐसा लगा था सर, इसमें पर्टिकुलर ऐसा होता है ना, टेबल बन जाती है, लाइक उसमें सिर्फ में एक एक डेटा इंटर करते हैं। और वैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे करके राइट क्लिक करके एडिट करके यहाँ पे डाटा डाल भी सकते हो, हाँ लेकिन सर, मैं इस फॉर्म का सोच रही थी। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो एक मतलब वो नॉन कोडर जो होते हैं उनके लिए है। हम तो कोड, हमें तो कोड करना सीखना है ना सीक्वल लैंग्वेज में, तो उसको कोड से करना है आपको। डाटा कैसे डालेंगे, इंसर्ट इनटू डीबीओ डॉट एम्प्लॉइज, कि भाई इंसर्ट करो डाटा किसके अंदर, इनटू एम्प्लॉइज, टेबल के अंदर। वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू डालनी है, पहले आईडी की आएगी 1, फिर नेम आएगा। नेम यहाँ पे सिंगल कोट्स में आता है, वहां पे डबल कोट्स में आता है, यहाँ पे सिंगल कोट्स में। राशि, सिटी क्या है, जयपुर, और सैलरी क्या है, 50,000। चलो 10, 5 लाख, जाओ ऐश करो। तो 5 लाख डाल दिए हमने, और ये डाटा इस तरह से डालते हैं कि इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू डालनी है उसमें, पहले इंप्लॉय की आईडी की वैल्यू, फिर नेम की वैल्यू, फिर सिटी की, फिर सैलरी की, जो भी हमने लिखा हुआ था वैसे उसी ऑर्डर में डाल दी। रन किया, 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो आ चुकी है भाई। अब दोबारा से सेलेक्ट करके देख लेते हैं, तो एक रो आ गई। आ गई या नहीं आई? आ गई। ठीक है। अब एक ही रो तो पड़ी नहीं होगी, अगर मेरी कंपनी में एक ही एम्प्लॉय हो तो तभी एक ही रो पड़ी होगी, पर जनरली कंपनीज में एक एम्प्लॉय तो होते नहीं है, तो 2 4 5 6 रो डाल देते हैं। इसे ही कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं मैं। चलो जी। सेकेंड, तनुश्री, सिटी क्या है, गाजियाबाद, सैलरी कर देते हैं कुछ चेंज, 35,000। थर्ड, श्रीकांत, सिटी क्या है, दिल्ली, सैलरी कर देते हैं ऐसे। फोर्थ, आदर्श, सिटी क्या है, सिंगापुर, सैलरी कर देते हैं ऐसे। और क्या नेम होते हैं, बताओ कोई नेम, बताओ। रोहन। रोहन राहुल। ठीक, रोहन, कौन से सिटी में है? उदय। उदयपुर, चलो उदयपुर डाल देते हैं। और एक लड़की का नाम बताओ कोई। प्रिया। कौन सी सिटी की? मुंबई। चलो ठीक है, इतने रिकॉर्ड हमने डाल दिए। सेलेक्ट कर लो एक पहला वाला, अच्छा यहाँ पे आईडी चेंज नहीं की थी ना, 5 6। सेलेक्ट कर लो, पहला वाला मत करो, क्योंकि पहला तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो 2 से लेके 6 तक के रिकॉर्ड डाल दिए। जितने डालोगे यहाँ पे चेक कर लो, 1 रिफो अफेक्टेड, कोई एरर वैरर नहीं आनी चाहिए। एरर वगैरह नहीं आई, तो अब आप जब सेलेक्ट चलाओगे कमांड, तो ये सारा रिकॉर्ड आपके में आ गया। राशि, तनुश्री, श्रीकांत, ये सब एड्रेस, सिटी विटी और सैलरी वगैरह सब आ गई। क्लियर है, कोई डाउट है?
सर इसमें जैसे हमने फर्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो हमने पहले ही कर दिया था, अगर मान लो सपोज हमने पूरे को कर दिया होता तो फर्स्ट टेबल वापस से एग्जीक्यूट होती है, एरर कुछ आता? नहीं, हम वैसे जनरली क्या होता है, अभी वहां पे पहुंचे नहीं है इसलिए मैंने बताया नहीं है। जनरली हम आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की क्या होता है कि वो आपको रोकता है डुप्लीकेट वैल्यू डालने से, क्योंकि एक किसी की आईडी सेम नहीं हो सकती ना, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय की आईडी एक ही रहेगी, दोनों की सेम आईडी नहीं हो सकती। लेकिन अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं है, इसलिए अभी मैंने सिंपल डाटा बनाया है, कोई आईडी नहीं। तो अभी अगर आप बनाओगे तो डुप्लीकेट डाटा पड़ चला जाएगा। अगर अभी आप दोबारा से एग्जीक्यूट कर दोगे तो डुप्लीकेट डाटा चला जाएगा। पर असली में क्या होता है, आईडी को प्राइमरी की बनाते हैं। प्राइमरी की का मतलब कि भाई इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। तो अगर मैं दोबारा से रो चला दूंगा तो उसे सेम आईडी मिलेगी, तो कहेगा अरे ऑलरेडी पड़ी हुई है, दोबारा नहीं डालने दूंगा। क्लियर? ओके। अब आता है अपडेट, कि मान लो कोई रिकॉर्ड हमें अपडेट करना हो। जैसे हमें बाद में इंसर्ट करने के बाद याद आया कि भाई आदर्श तो सिंगापुर में नहीं लंदन में रहता है, तो क्या करेंगे, अपडेट टेबल का नाम dbo.employees सेट, क्या सेट करना है, सिटी। सिटी को क्या क्या कर देना है, लंदन। कहां पे, वेयर नेम इक्वल टू आदर्श। तो वेयर क्या बताता है, कंडीशन, कि भाई कहां पे चेंज करना है। जहां पे नाम आदर्श हो, जहां पे नाम आदर्श, या फिर आईडी इक्वल टू 4 भी लिख सकता था, एक ही बात है। चाहे आईडी इक्वल टू 4 लिखता या नेम इक्वल टू आदर्श, कि जहां पे आदर्श नाम है वहां पे टेबल को अपडेट करो और सिटी को लंदन कर दो। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। यहां पे ले आओ नीचे, ऐसे समझने के लिए। अपडेट टेबल का नाम, सेट सिटी। अगर कोई और कॉलम भी सेट करना होता, मान लो सैलरी भी चेंज करनी होती, तो सैलरी क्या कर देते, मान लो इतना, कि कॉलम सिटी को ये कर दो, सैलरी को ये कर दो, कॉमा लगा के। वेयर नेम जहां पे आदर्श हो, वेयर लगाना जरूरी है। अगर वेयर नहीं लगाएंगे तो हर सबके सबके चेंज कर देगा। तो जब कभी भी अपडेट कमांड में याद रखना है कि डायरेक्ट नहीं चलानी बिना कंडीशन के, इसे बोलते हैं कंडीशन। क्या कंडीशन है, अगर वेयर वाली कमांड नहीं चलाई तो सबको अपडेट कर देगा। तो कभी आप प्रोडक्शन डाटाबेस में बैठे हो और आपने अपडेट कमांड चला दी तो पूरा डाटा करप्ट हो जाएगा और फिर आपको फायर हो जाओगे आप। तो इसीलिए, हालांकि आपको करने नहीं देंगे, प्रोडक्शन में सबको एक्सेस देते नहीं है तो आपको देंगे नहीं, लेकिन कभी भी अपडेट कमांड या फिर डिलीट कमांड अभी बताऊंगा, तो वो चलाने से पहले मेक श्योर करना है कि वे कोई कंडीशन हो। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। मतलब सर वेयर है तो वेयर तो लगाना है, फिर चाहे इसके बाद नेम डालो या आईडी डालो, कोई इशू नहीं है। हाँ, उसके साथ जो भी आपकी कंडीशन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको आदर्श को चेंज करना है तो आदर्श डाल दिया, या फिर इस रो में से कुछ भी डाल सकते थे हम, जो भी यूनिक हो, यूनिक वैल्यू हो ना। जैसे जनरली तो आईडी रहती है, क्योंकि आईडी आपको, आईडी किसी की भी यूनिक होती है। अभी मेरी कंपनी में आदर्श नाम का एक ही बच्चा है, बट कल को मान लो गलती से 2 बच्चे आ जाते आदर्श नाम के, तो ये क्वेरी गलत हो जाती। तो उसे क्या पता कौन से वाले आदर्श की सैलरी चेंज की सिटी चेंज करनी है, तब मुझे आईडी डालना पड़ता। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? आ गई। तो अपना दिमाग लगाना है कि कहाँ कौन सा चीज है जो उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केस में वो आईडी कॉलम होगा, तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आईडी लगाना पड़ेगा। चलो जी, अपडेट कर दिया तो 1 रो अफेक्टेड आ गया। अब चला के देखेंगे तो क्या आ गया, आदर्श में सिंगापुर की जगह लंदन आ गया और सैलरी भी चेंज हो गई। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। अब चौथी कमांड, ये भी डेंजरस कमांड है, डिलीट कमांड। इसको भी मतलब बिना वेयर के नहीं चलाते, वरना सब डिलीट कर देगा। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, मान लो मुझे रोहन को डिलीट करना है, तो आईडी इक्वल टू 5। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू
5, एक रो अफेक्टेड, एक रो डिलीट हो गई। अब सिलेक्ट करके देखेंगे, ये देखो रोहन डिलीट हो गया बेचारा। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, अगर ये चला देंगे तो सब डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही एक और डिलीट की कमांड है, जिसे ट्रंकेट बोलते हैं। अगर सब डिलीट करना है तो ट्रंकेट भी यूज करते हैं, ट्रंकेट टेबल dbo.employees, ये चला देंगे तो सब डिलीट हो जाएगा। ये देखो कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब सेलेक्ट करेंगे तो सब डिलीट हो चुका होगा। आपका होमवर्क क्या है, आपको दोनों में डिफरेंस बताना है मेरे को नेक्स्ट क्लास में। डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस क्या है, ओके, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? बता दूंगी। हम्म, फिलहाल दोबारा इंसर्ट कर देते हैं क्योंकि हमें दोबारा से चाहिए डाटा। इंसर्ट चला दिया। अब फ्रंट एंड पे देखो कुछ भी हो सकता है, यूजर को क्या रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आपको क्वेरी यूज करनी होती है। तो सेलेक्ट विद डिफरेंट कंडीशन हो सकता है। एक काम करते हैं, अपडेट में एक दो बंदे का नाम अपडेट और कर दो। सिटी इक्वल टू वेयर आईडी इन 1 3 6। इन देखो, अगर मुझे 3 4 में एक साथ अपडेट करना है तो एक इक्वल टू की जगह इन कमांड का यूज कर सकता हूं। इन का मतलब जहां जहां पे आईडी 1 3 और 6 है उन सबकी सिटी, देखो 3 की तो ऑलरेडी है, 4 की भी कर देते हैं। चलो एक 6 की कर देते हैं खाली। 1 और 6 की सिटी दिल्ली कर देगा ये। तो इक्वल टू की जगह यहाँ पे इन लगाया मैंने क्योंकि मुझे दो को चेंज करना था। हो गया। अब अगर सेलेक्ट करता हूं, क्यों किया, क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं इसलिए मैंने वो करके दिखाया आपको। तो देखो ये तीनों दिल्ली से हैं, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। आप कभी कभार आती है रिक्वायरमेंट यार दिल्ली के जितने भी इंप्लॉई हैं वो मुझे बताओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम dbo.employees वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। जैसे ये किया सारे दिल्ली के एम्प्लॉय आ जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। अब आता है कि भाई दिल्ली के अलावा बाकी सारे शहरों के नाम बताओ, तो नॉट इक्वल टू। वहां पे नॉट इक्वल टू कैसे था, या ऐसे लगाते थे C# में, यहां पे ये लगाते हैं नॉट इक्वल टू ऐसे। अब यहां पे दिल्ली के अलावा जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे। क्लियर है, कोई डाउट है? क्लियर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दिल्ली के तो चाहिए, दिल्ली के तो चाहिए चाहिए, लेकिन जिसकी सैलरी कम से कम, ये कितनी सैलरी है, 1 10 100 1000 लाख, 3,54,000 ना, कम से कम 4 लाख सैलरी हो उसकी आने चाहिए। तो प्रिया की बेचारी की 4 लाख सैलरी नहीं है तो प्रिया नहीं आनी चाहिए। कम से कम मुझे दिल्ली के भी चाहिए, और साथ में दो कंडीशन लगेंगी, और एक कंडीशन तो दिल्ली वाली है, और सैलरी भी 4 लाख से बड़ी होनी चाहिए। तो जब दो कंडीशन लगाते थे तो क्या यूज करते थे वहां पे, इफ के अंदर, बताओ, अगर दो कंडीशन चेक करनी होती सर थी हमें। सर एक्सक्लेमेटरी वाला लगाते थे। एक्सक्लेमेटरी एंड यूज करते थे, एंड भूल गए, ऐसे एंड यूज करते थे। हाँ सर, सॉरी। यहाँ पे क्या करेंगे, एंड को एंड इंग्लिश की तरह लिखते हैं सिंपल लैंग्वेज में, एंड सैलरी इज ग्रेटर देन 1 2 3 4 5, थोड़ा एंटर मार देते हैं जिससे पूरी कमांड दिखे हमें। तो ये देखो इन्हीं दोनों की सैलरी है जो उससे ज्यादा है। करना हो कि भाई दिल्ली का हो लेकिन सैलरी 4 लाख से कम है तो कम लगा दो, तो खाली एक रिकॉर्ड है जिसकी ऐसी सैलरी है। ठीक है, अब ये बोलना हो कि भाई या तो दिल्ली का हो या तो सैलरी 4 लाख से बड़ी हो, तो वहां पे क्या यूज करते थे उसकी जगह, कि या तो ये हो या तो ये हो तभी भी आ जाए।
और वाला साइन। ठीक है, और वाला साइन यूज करते थे। यहाँ पे और लिख देते हैं कि दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो डाटा आ जाएगा। इतने सारे रिकॉर्ड, लगभग दूसरे सेकंड रो का नहीं है, बाकी सारे रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि वो या तो 4 लाख से बड़े हैं या तो दिल्ली में है। तो ये देखो 4 लाख से छोटा है बेचारा, लेकिन दिल्ली में थी तो ये आ गई। क्लियर है? एंड भी समझ गए और भी समझ गए? यस सर। ठीक है, बस फिर अभी यहीं पे रोकते हैं। पहले अभी ये इतना ही, आपको प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाएगा। मैंने एक टेबल बनाई है एम्प्लॉय, आपको डिपार्टमेंट की टेबल बनाओ, स्टूडेंट की टेबल बनाओ। एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स, टीचर, सब्जेक्ट्स, इतनी टेबल बना के लानी है आपको। ले आओगे? ओके सर। सब में कॉलम बनाने, अपने दिमाग लगा लगा कि क्या क्या कॉलम होंगे, और नाम भी ऐसे रखना है एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉय नहीं होता आपके डाटाबेस में से, बहुत सारे होते हैं, इसलिए एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स, सब्जेक्ट्स। ये सारी टेबल आपको बना के लेके आनी है। सब पे सारी कंडीशन कंडीशन लगा के, डाटा वाटा डाल के, सब टेस्ट चेक वेक करना है, और कहीं पे डाउट हो तो वो लेके आना है, और एक डिफरेंस बताना है ट्रंकेट और डिलीट में। क्लियर है या कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। ठीक है, आज की क्लास का कोई क्वेश्चन या डाउट? नहीं सर, आप अपलोड कर देना लास्ट वाली क्लास और ये वाली क्लास। ठीक है, लेकिन आप वो दूसरे वाले उससे, February 2026 वाले, 2024 वाले से आप प्रैक्टिस कर लेना।